स्वागत है आप सभी का 27 जैन 2024 की करंट अफेयर्स में। और न्यूज़ में हमारी पहली करंट अफेयर्स है एंड टू एंड ई टू ई इंक्रिप्शन, जिसे ई टू ई इंक्रिप्शन कहते हैं। व्हाट्सएप आप लोग चलाते हैं, हम सभी लोग चलाते हैं, है ना। या जैसे जीमेल हो गया, या जो भी ऑफिशियल हमारे जो ऐप्स होते हैं उसमें ई टू ई इंक्रिप्शन होता है, जिसमें आप मैसेज भेजने का काम करते हो। जीमेल में भी आप ईमेल्स के थ्रू मैसेज भेजते हो, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करते हो। तो ये आपने देखा होगा लिखा हुआ एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अभी एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है, देखिए। अ सिक्योरिटी मेजर यूज्ड इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स टू प्रोटेक्ट डाटा प्रिवेसी। ये एक तरह का सेफ्टी मेजर है, एक तरह का सेफ्टी सिक्योरिटी इनिशिएटिव होता है। जब आप किसी से बात करते हो, किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे होते हो, तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिससे कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या करता है, आपके डेटा को, आपके डेटा की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। यानी आपका डेटा आप आपके पास रहेगा, और आप जिसको सेंड कर रहे हो पर्टिकुलरली उसके पास रहेगा, किसी थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। इसको ऑन करने से थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बंद हो जाता है। डेफिनेशन क्या था, प्रोसेस बाय विच डाटा इज इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है एक तरीके से सिक्योर हो जाना, फ्रॉम द मोमेंट इट लीव्स द सेंडर डिवाइस। कहने का मतलब है जैसे ही सेंडर यानी जो भेज रहा है, जैसे ही जो भेज रहा है मैसेज, उस उसके मोबाइल से या उसके जो भी क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, उससे वो डाटा निकल जाता है। जैसे ही छोड़ देता है वो डाटा, तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के थ्रू जो है रिसीवर के पास जाता है। कैसे? कॉन्फिडेंशियली थ्रू ट्रांसमिशन। ठीक है। तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन था। आगे पढ़ते हैं। ठीक है। सेकेंड न्यूज़ है हमारी डायमंड जुबली ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। डायमंड जुबली ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनकी डायमंड जुबली हो चुकी है। अच्छा, डायमंड जुबली का अगर आप नेट पर सर्च मारेंगे, तो डायमंड जुबली का मतलब होता है 60 ईयर्स। ठीक है। और 75 ईयर्स, डायमंड जुबली दोनों के लिए यूज़ होती है। मैं आपको बता दूं, 60 ईयर्स के लिए भी डायमंड जुबली यूज़ होती है, एंड आपका जो 75 ईयर्स है उसके लिए भी डायमंड जुबली का इस्तेमाल, जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है। तो डायमंड जुबली हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, यानी 75 साल हो चुके हैं, 75 ईयर्स हो चुके हैं। और 75 ईयर्स ही हमारे जो है संविधान को हो चुके हैं। ठीक है। रिपब्लिक डे बनाया था इस बार हमने 75th, पिछले करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो इस ओकेजन पे गवर्नमेंट ने क्या चीज़ें लॉन्च करी हैं। एक तो किया है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। ठीक है। ये एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है। दूसरा डिजिटल कोर्ट्स 2.0। और एक थर्ड चीज़ लॉन्च करी है, न्यू वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये तीन चीज़ें जो हैं आपकी लॉन्च करी गई हैं डायमंड जुबली ऑफ सुप्रीम कोर्ट के दिन। ठीक है। अब डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट क्या है, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। देखिए, आपने जैसे मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, क्या होता है कि बहुत सारी फाइलें हैं। अब आप सोचिए, एक तो पेज की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा पेज जो है वेस्ट होते हैं इन सब चीज़ों में, और फिर उन फाइल्स को मेंटेन करना, उनके लिए एक अलग से रूम रिकॉर्ड रखना। डिजिटली ये सब जो तामझाम है, ये जो है आपका बहुत कम हो जाता है। तो ये एक इनिशिएटिव लिया है इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स होंगे वो सिटीजन्स को, यानी हम लोगों को अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के थ्रू। यानी जैसे कोई साइट है, वहाँ पे ये फलाना जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, आप वहाँ पे सर्च मार सकते हैं, जैसे गूगल पे हम जाके मारते हैं, इसी तरीके से इनके डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के में आप जाके जो है सर्च कर सकते हो कोई भी जजमेंट, है ना। अब जजमेंट तो बहुत सारे दिए हैं अब तक, ऑब्वियसली 75 ईयर्स हो चुके हैं, है ना। तो 75 ईयर्स में बहुत सारे जजमेंट दिए होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इस डिजिटल फॉर्मेट में 1950 से लेकर, है ना, 1950 से लेकर आज 2024 तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किए हैं या सॉल्व नहीं हुए, जो भी जजमेंट सुनाए हैं, वो अवेलेबल होंगे यहाँ पे। ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे समझते हैं। दूसरी चीज़ लॉन्च करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, डिजिटल कोर्ट्स 2.0। अब ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है। डिजिटल कोर्ट 2.0 क्या है? एक एप्लीकेशन है। इसमें क्या होगा, कोर्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू द जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं, उसमें उनको जो है कोर्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे उस वाले में क्या था, जो मैंने पिछला वाला आपको बताया था,
हाँ, डिजिटल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसमें सिटीजन्स को अवेलेबल है, ठीक है। डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन जो है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं उनके लिए बनाई गई है, ताकि वो प्रीवियस रिकॉर्ड से हेल्प ले सकें। आने वाले सभी रिकॉर्ड्स में कोई हेल्प चाहिए कि वो रिकॉर्ड कैसे हुआ था, तो फाइल ढूंढने में देखिए बहुत टाइम लगेगा, कि अगर उनको अर्जेंट कोई चीज़ चाहिए, और कंप्यूटर की एप्लीकेशन वो काम तुरंत कर सकती है। तो ये जो चीज़ है आपकी, ये ध्यान रखेंगे कि जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है, ठीक। फिर थर्ड चीज़ हमने समझी थी, न्यू वेबसाइट लॉन्च करी गई है। तो ये जो नई वेबसाइट है ये दोनों लैंग्वेजेस में होगी, इंग्लिश एंड हिंदी, बाय लैंग्वेज फॉर्मेट में होगी, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। अगली न्यूज़ पढ़ते हैं, इसरो टैब्लू यानी इसरो की झांकी, यानी कि जो हमारी इस बार 75th रिपब्लिक डे हुआ था उसमें इसरो ने भी अपनी एक झांकी निकाली थी, जिसमें उस झांकी में 8 वुमेन साइंटिस्ट जो है उस झांकी को क्या कर रही थी, लेड कर रही थी, यानी लीड कर रही थी। इसरो ने इस बार अपनी झांकी में जो थीम दिखाया था वो चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, और अपनी झांकी के थ्रू उन्होंने ये बताया था कि हमने चंद्रयान अपनी सफलता के बारे में, कि चंद्रयान 3 में हमने सफलता हासिल करी है। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और झांकी हमारी न्यूज़ में है, CSIR। CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। आपका होमवर्क ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पता लगाना होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए मुझे, नेट पे सर्च मारिए, या आपको अगर पता है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखते हैं किन लोगों को पता है ये बात। CSIR का जो झांकी है, इस बार उन्होंने जो थीम निकाला था वो पर्पल कल्टीवेशन के ऊपर निकाला था थीम। पर्पल कल्टीवेशन क्या है, जम्मू कश्मीर में ना लेवेंडर के जो फूल होते हैं हमने देखे होंगे, पर्पल कलर के होते हैं, और नहीं देखे हैं तो आप नेट पर सर्च मार सकते हैं। तो वो जम्मू कश्मीर में कल्टीवेशन होता है लेवेंडर, तो लेवेंडर की कल्टीवेशन को है ना दिखाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर में ये जो कल्टीवेशन है करें, और इसके लिए जो है इनिशिएटिव्स लें। तो पर्पल कल्टीवेशन लेवेंडर कल्टीवेशन को बोलते हैं, ठीक है। तो पर्पल कल्टीवेशन के ऊपर जो थीम रखा था CSIR ने, ठीक। इसका आप हेडक्वार्टर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली न्यूज़ में है, क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि विराट कोहली को जो है ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, देखिए ये 2024 का न्यूज़ नहीं है, 2023 का है, ठीक है। हम लोग आज 27 जनवरी 2024 की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, बट विराट कोहली को जो ये ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ये 2023 के लिए मिला है, ठीक है। तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा। विराट कोहली को जो है ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, और वहीं पे ये मेंस है, विराट कोहली मेंस कैटेगरी में, और वुमेंस कैटेगरी में वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है चमारी अथा पत्थू, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मेरी से गलती हो गई हो, तो आप ये देख सकते हैं, नाम है चमारी, नाम ही है शायद, तो चमारी अथा पत्थू, ठीक है। ये इनको वुमेंस में मिला है ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, और विराट कोहली को मेंस में मिला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी NCC की PM रैली। NCC जो कैडेट्स होते हैं उन्होंने एक PM को संबोधित करने के लिए एक रैली निकाली है। कहाँ पे निकाली है, करियप्पा ग्राउंड कहाँ पर है आपका, न्यू दिल्ली में। तो ये स्ट्रेटेजी का भी पार्ट है कि करियप्पा ग्राउंड हमने नाम नहीं सुना होगा कई लोगों ने, करियप्पा ग्राउंड आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो करियप्पा ग्राउंड में NCC के कैडेट्स हैं, उन्होंने PM के लिए एक रैली निकाली है जिसे NCC PM रैली का नाम दिया गया है। ये एक तरह का कल्चरल प्रोग्राम है, ठीक है। इसका जो थीम रखा गया है, इसका थीम रखा गया है अमृत काल की NCC, अमृत काल की NCC, ये इस कल्चरल प्रोग्राम का, इस रैली का थीम है। अब ये अमृत का क्या मतलब, अमृत पीढ़ी का मतलब है एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, यानी आज की जो जनरेशन है वो कैसे हमारे देश को सशक्त कर रही है, एम्पावर यानी स्ट्रांग बना रही है। तो इस बेस पे जो है इस रैली को रखा गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं, अगली न्यूज़ है रिपब्लिक डे। अब जैसे रिपब्लिक डे बनाया तो इस बार रिपब्लिक डे एंटार्क्टिका में भी सेलिब्रेट करा गया था। वेन्यू यानी एंटार्क्टिका में कहाँ पे सेलिब्रेट करा गया, भारतीय रिसर्च स्टेशन। अब ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो सकता है कि बताइए भारतीय रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, एंटार्क्टिका में है, ठीक है।
अब ये जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा गया है अंटार्कटिका में, कहाँ पर, भारतीय रिसर्च स्टेशन में, ये किसके द्वारा करा गया है? ये करा गया है इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट। तो इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट ने जो है भारतीय रिसर्च स्टेशन पे झंडा फहराया। उनके झंडे में जो सिंबल था, एक इंडियन फ्लैग का सिंबल था और दूसरा इंडियन नेवी का जो सिंबल होता है वो था। दोनों का कॉम्बिनेशन आप फ्लैग में देख सकते हैं। ठीक है, और आगे की न्यूज़ देखते हैं। आगे न्यूज़ में है पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है, तो इस साल जो पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं, एक तो उषा उत्थप को दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थप सिंगर हैं हमारे देश की, मिथुन चक्रवर्ती हर कोई जानता है, एक्टर हैं, और प्यारेलाल शर्मा कंपोजर एंड एक्टर। तो इन तीनों लोगों को पद्म भूषण अवार्ड, देखिए बहुत सारे अवार्ड्स हैं पद्म के, जैसे पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, पद्म भूषण है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए कि पद्म भूषण अवार्ड उषा उत्थप को मिला गया, जो कि एक गायक हैं। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती जो कि एक एक्टर हैं उनके लिए गाना गाया था। इस तरह से आप कोई स्टोरी बिल्डअप कर सकते हैं जिससे आपको ये चीज़ याद रहे। एक बार ही करनी है, आपको रटना नहीं है, बस माइंड में एक स्टोरी के थ्रू इन नाम्स को पढ़ लीजिए। जब एग्ज़ाम हॉल में आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको अपने आप ही वो चीज़ क्लिक हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक बना देता हूँ आप लोगों के लिए कि पद्म भूषण भूषण, ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड उषा उत्थप को गायकी के लिए दिया गया क्योंकि उन्होंने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना गाया था और उनकी फिल्म को कंपोज किया था प्यारेलाल शर्मा ने। ठीक, इस तरीके से आप बना सकते हो। बाकी आप अपना कोई आपका शॉर्टकट हो याद करने का तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगली न्यूज़ से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो अगली न्यूज़ में आपको हेल्प करेंगी। तो अगली न्यूज़ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। लेटर ऑफ इंटेंट का क्या मतलब होता है? ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है? वन और मोर एग्रीमेंट्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज बिफोर द एग्रीमेंट्स आर फाइनलाइज। देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि अभी क्या हुआ कि हमारे जो चीफ गेस्ट थे, है ना, वो कौन थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी के बीच में लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। अब लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें, एक एग्रीमेंट होता है बस, जिसमें एक या उससे ज़्यादा जो है बहुत सारे क्या आप कह सकते हैं इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, है ना, मेमोरेंडा फाइनलाइज होते हैं। लिखा है ना, एग्रीमेंट्स आर बिफोर द एग्रीमेंट्स आर फाइनलाइज, यानी कि जैसे कि आप ऐसे सपोज करिए कि दो पार्टीज़ हैं ना, दो पार्टीज़ के बीच में मीटिंग हो रही है। तो मीटिंग किसी उद्देश्य को लेके होती है, कोई टॉपिक के ऊपर होती है। तो उस टॉपिक के लिए वो मिलते हैं कि चलो ठीक है, कल इस टॉपिक पे चर्चा होगी, और उस टॉपिक के अंदर ही और चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे लेने गए थे कुछ और लेके उसके संग और भी चीज़ें आ गए। तो इसी तरह से लेटर ऑफ इंटेंट होता है कि कई सारे एग्रीमेंट, है ना, कई सारे एग्रीमेंट जब दो पार्टी या उससे ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में फाइनलाइज्ड होते हैं और फिर एक एग्रीमेंट साइन होता है, मेमोरेंडा साइन होता है, उसको लेटर ऑफ इंटेंट बोला जाता है। ठीक है, अगला वर्ड है रोड मैप। रोड मैप का मतलब होता है लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। कोई ऐसा प्रोग्राम जो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो, यानी पेचीदा का मतलब यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो, कॉम्प्लेक्स हो, कि ये करेंगे फिर इसके बाद ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे इंटरकनेक्टेड है, सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड होंगी। तो रोड मैप का मतलब ये होता है। अगली है टीएएसएल। टीएएसएल की फुल फॉर्म होती है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, और ये न्यूज़ में है H125। ये अभी मैं आपको एक प्रॉपर न्यूज़ बताऊंगा ये क्यों है, बस अभी आप जान लीजिए। H125 हेलीकॉप्टर। अब H125 हेलीकॉप्टर की जरा थोड़ी सी हम लोग फीचर जान लेते हैं। पहली बात तो ये एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, अपनी वर्सैटिलिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, और लो मेंटेनेंस, यानी कि एक सिंगल इंजन पे चलता है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी भी मौसम में आप उड़ा सकते हो। लो मेंटेनेंस यानी ज़्यादा कोई इसको मेंटेन करने का झाड़ नहीं है। ठीक है, कम मेंटेनेंस में भी ये काम कर जाता है। लो एक्विजिशन कॉस्ट। अब ये एक्विजिशन का क्या मतलब होता है? देखिए स्किल्स, यानी कि देखिए होता है ना, कोई चीज़ नई चीज़ उड़ानी है तो उसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं कि यार आप ऐसी थोड़ी ना इस चीज़ को उड़ा लोगे। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है बहुत इजीली सीखा जा सकता है। जो हमारे एयरफोर्स के जो पायलट्स वगैरह हैं वो आसानी से इस हेलीकॉप्टर को सीख सकते हैं, ज़्यादा कोई इसमें तामझाम नहीं है। ठीक है, कैन बी एक्सेलिंग। एक्सेलिंग का मतलब होता है परफेक्ट तरीके से, एक्सेलिंग इन हाई एंड हॉट इन्वायरमेंट्स। ठीक है, कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में इसको उड़ा सकते हो। और ये जो हेलीकॉप्टर है, जैसे कहीं पे इमरजेंसी के लिए पहुंचना हो या किसी को जो है वहाँ से पिकअप करना हो, इन सब के लिए ये यूज़ करा जाता है और काफ़ी अच्छा हेलीकॉप्टर है। अब ये न्यूज़ में ये जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, ये न्यूज़ में क्यों है, अब हम जो है मेन न्यूज़ पढ़ते हैं। मेन न्यूज़ आपकी है रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनर। रोड मैप मैंने अभी आपको बताया, रोड मैप का मतलब होता है एक तरह का प्रोग्राम जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो।
ठीक है। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के लिए एक रोड मैप तैयार करा गया है, एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। ये प्रोग्राम किनके बीच में तैयार हुआ? TASL। TASL मैंने अभी आपको बताया, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। तो TASL और एयरबस ये दोनों मिलके H125 हेलीकॉप्टर को बनाएंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चर करेंगे उस। और दूसरा मेमोरेंडा जो है वो है स्पेस सेक्टर के बीच में हुआ है, किनके बीच में? NSIL एंड एरियन स्पेस। तो मैं एक बात, और ये जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है ये हुआ है इंडिया एंड फ्रांस। अब जरा मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ, कई बच्चे जो है इस चीज़ को लेके बड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। हुआ ये कि अभी जब इमैनुअल मैक्रोन आए थे तो उनके बीच में और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके बीच में एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब मैंने बता दिया है, अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक कर सकते हैं। एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ, उस लेटर ऑफ इंटेंट में दो मेमोरेंडा को फाइनलाइज करा गया। क्या? पहला मेमोरेंडा कि TASL और एयरबस मिलकर H125 हेलीकॉप्टर बनाएंगे, ठीक। दूसरा मेमोरेंडा स्पेस सेक्टर को लेके फाइनलाइज हुआ, जिसमें NSIL और एरियन स्पेस दोनों मिलके जो है स्पेस सेक्टर के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ इसलिए हाईलाइटेड है। अब आपका दूसरा होमवर्क, पहला होमवर्क था उसका हेडक्वार्टर फाइंड करना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और दूसरा होमवर्क है आपको बताना है NSIL का फुल फॉर्म। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि NSIL का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। ये एक डे सेलिब्रेट करा जाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, क्लीन एनर्जी, ठीक है। और कब किया जाता है ये याद रखने वाली चीज़ है, 26 जैन को। देखिए 27 तारीख की न्यूज़ है तो ऑब्वियसली एक दिन पुरानी पढ़ना पड़ता है हमको। तो 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी सेलिब्रेट करा गया। ये दिन क्यों किसके द्वारा सेलिब्रेट करा जाता है, किसने कहा, डिक्लेयर करा था? UN जनरल असेंबली। UN जनरल असेंबली ने डिक्लेयर करा था कि 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी को सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, ये जो डे है ये किसके बिहाफ पे सेलिब्रेट किया? ये एरिना, IRENA, एरिना सेलिब्रेट करता है, द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये एक एजेंसी है जो इस क्लीन एनर्जी पे काम करती है, इनिशिएटिव्स लेती है, और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 26 जनवरी 2009। तो देखिए 26 जनवरी को हुआ था स्टैब्लिशमेंट, इसलिए 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर के माध्यम से न्यूज़ में है कृत्रिम। कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम कहेंगे इसको, ये एक संस्कृत वर्ड है। कृत्रिम क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है, ठीक है। कृत्रिम क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्टार्टअप है। इसके जो फाउंडर हैं, ये जो कृत्रिम है, ये किसने स्टार्टअप, ये किसने लॉन्च किया है? इसके जो फाउंडर है वो है भावेश अग्रवाल, जो कि ओला के फाउंडर भी हैं, ठीक है। ओला ऐप्स, कैब्स जो होती हैं हम यूज़ करते हैं, तो ओला के फाउंडर, ये स्टैटिक जीके का पार्ट भी हो गया। ओला के फाउंडर कौन है? भावेश अग्रवाल। इन्होंने ही एक AI स्टार्टअप को लॉन्च किया है, कृत्रिम, ठीक है। ये जो स्टार्टअप है ये इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न, 2024 का पहला यूनिकॉर्न बन चुका है ये स्टार्टअप, ठीक है। अब यूनिकॉर्न क्या होता है इसको समझते हैं। प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विद अ वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी $1 बिलियन का टर्नओवर कर लेती है तो वो एज अ यूनिकॉर्न काउंट होती है। तो ये जो कृत्रिम है ये जैसे ही लॉन्च हुआ इसने $1 बिलियन का जो है टर्नओवर निकाल लिया, ठीक है। तो $1 बिलियन का निकालने से ये इंडिया की पहली 2024 की यूनिकॉर्न कंपनी या यूनिकॉर्न स्टार्टअप आप कह सकते हैं बन गया है, ठीक। अभी कृत्रिम है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। कृत्रिम एक लैंग्वेज AI मॉडल है, ठीक है। कृत्रिम एक संस्कृत वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। इंग्लिश में कृत्रिम का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल और संस्कृत वर्ड है कृत्रिम, ठीक है। तो ये कृत्रिम करता क्या है? बीइंग एबल टू जनरेट टेक्स्ट इन 10 लैंग्वेज। जैसे आप गूगल ट्रांसलेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना लेकिन वो हमारे इंडिया का नहीं है, ये इंडिया का गूगल ट्रांसलेटर है, आप इस तरीके से समझ लीजिए। ये 10 लैंग्वेजेस को जो है क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, जनरेट कर सकता है, ठीक है। और इसमें और भी काम किया जा रहा है आगे, जिसमें और भी लैंग्वेजेस को ऐड करा जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन। कमेमोरेशन का मतलब होता है याद में। जो ये कमेमोरेशन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है याद में, किसी की याद में, ठीक है,
किसी की याद में कुछ क्या नाम है सेलिब्रेट करना या फिर कोई फंक्शन रखना कमेमोरेशन कहलाता है। तो इन मेमोरी ऑफ, देखो लिखा ना, इन मेमोरी ऑफ, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट में जो है एक आप कह सकते हो दुखद घटना हुई थी, तो उनके विक्टिम्स के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन बनाया जाता है 27 जनवरी को। क्यों सेलिब्रेट करा जाता है? क्योंकि टू काउंटर एंटीसेमिटिज्म एंड रेसिज्म, ठीक है, टू काउंटर एंटीसेमिटिज्म एंड रेसिज्म, इन दोनों चीज़ों को काउंटर करने के लिए जो है इस दिन को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपका तीसरा होमवर्क ये है, ये आपका तीसरा होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि एंटीसेमिटिज्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। एक लाइन में आप आंसर करेंगे हमको कमेंट सेक्शन में। चलिए अगली न्यूज़ पढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी आउटर स्पेस ट्रिटी, ठीक है, ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट है। आउटर स्पेस ट्रिटी क्या है? देखिए, आउटर स्पेस ट्रिटी एक एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ आउटर स्पेस है कि स्पेस को एक्सप्लोर करा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों तक हम पहुँचेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और साथ ही में उसका यूज़ करा जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिटी क्या है? ये ट्रिटी एक तरीके से आप कह सकते हैं आउटर स्पेस का कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हम हमारा इंडिया का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। हमारा जो लोकतंत्र है वो उस संविधान पे चलता है, इसीलिए ये आउटर स्पेस ट्रिटी करी गई है ताकि ये आउटर स्पेस का कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आउटर स्पेस। तो आउटर स्पेस ट्रिटी को ही माना जाता है। इस ट्रिटी को 105 कंट्रीज़ ने जो है साइन किया था 1967 में, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें, टू प्रोटेक्ट एंड यूज़ एंड सेलेस्टियल ट्रैवल। देखिए आजकल हम जानते हैं जैसे हमारा चंद्रयान 3, तो हम स्पेस में जाने की जो है, स्पेस को एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं, हर कोई लगा हुआ है। लेकिन स्पेस में भी एक कायदा कानून फॉलो किया जाता है कि आप स्पेस में ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही जो है आप अपने मिशन को जो है अंजाम देते हैं। तो ये जो आउटर स्पेस ट्रिटी है, ये इनिशिएटिव था यूएस, यूके एंड सोवियत यूनियन, है ना, यानी रशिया, यूएस, यूके, रशिया आप कह सकते हैं, इन तीनों का इनिशिएटिव था, जिसके संग 105 कंट्रीज़ अब शामिल हो चुकी हैं। तो अगर इन कंट्रीज़ में से कोई भी स्पेस के लिए कुछ करता है, स्पेस में जाता है, मिसाइल लॉन्च करता है या कोई रॉकेट लॉन्च करता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, और उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके ही वो अपने मिशन को क्या कर सकता है, अंजाम दे सकता है, वो देश, कंट्री, ठीक है। अगली न्यूज़ समझते हैं, अगली न्यूज़ क्या है, ठीक है। अगली न्यूज़ है पद्म विभूषण। जैसे मैंने अभी पिछली ही करंट अफेयर में आपको बताया था कि पद्मा अवार्डी बहुत सारे होते हैं, पद्म विभूषण होता है, भूषण होता है और पद्मश्री होता है। तो अभी हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इस साल विभूषण है ना, पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं 2000 जो आपकी 75th रिपब्लिक डे हुआ था उसको दिए गए हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, जो ये पद्म विभूषण अवार्ड हैं ये 2023 के हैं, ठीक है। क्योंकि 26 जनवरी पे अवार्ड दिए जाते हैं, सम्मानित किया जाता है, इसका मतलब आप 2024 का डेटा नहीं है, ये 2023 का डेटा है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और 2024 में जो जिन लोगों को अवार्ड दिए जाएंगे, क्योंकि साल अभी स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्ट होते ही थोड़ी ना दे दिया जाएगा किसी को, ये पूरे साल काम करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं जिससे देश को गर्व महसूस हो, तभी तो दिया जाता है अगले साल। तो ये जो अवार्ड है ये आपका 2023 से 24 का अवार्ड है, ठीक है। 2024 से 25 का 2025 पे जब 76 रिपब्लिक डे बनाएंगे तब मिलेगा। तो पद्म विभूषण, विभूषण अवार्ड्स किसको मिले हुए हैं? वेंकैया नायडू, ठीक है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वेंकैया नायडू, के चिरंजीवी, वैजंती माला बली, पद्मा सुब्रमण्यम, विंदेश्वर पाठक, ठीक है। ये जो लोग हैं इन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जिसमें विंदेश्वर पाठक पॉस्ट्यूमसली मतलब इनकी डेथ हो चुकी है और इनकी डेथ के बाद इनको सम्मानित करा गया है। तो जो अवार्ड किसी के डेथ के बाद उसको सम्मानित किया जाए तो उसको पॉस्ट्यूमसली बोला जाता है। तो ये वाला जो करंट अफेयर है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बताइए पॉस्ट्यूमसली अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका नाम होगा बिंदेश्वर पाठक, ठीक है। अगली न्यूज़ पे गौर करते हैं। अगली न्यूज़ हमारी है पद्म भूषण। पद्म भूषण के अवार्डीज़ के नाम हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें फातिमा बीवी, विजयकांत देखिए अगेन पॉस्टुमसली, ये वाला इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, और जिसमें मिथुन चतुर्वेदी, उषा उत्तप, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सीताराम जिंदल, प्यारेलाल शर्मा एंड योंग ली। ठीक है, ये नाम आपके पद्म भूषण के हैं। ये वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के पार्ट से भी और करंट अफेयर के पार्ट से भी। न्यूज़ में है पर्वती बरुआ। पर्वती बरुआ न्यूज़ में है। अब ये कौन है पर्वती बरुआ, क्यों न्यूज़ में है, हम उसके बारे में समझते हैं। पर्वती बरुआ को इस साल पद्मश्री से सम्मानित करा गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन एलिफेंट महुआ इन द कंट्री, महुअत इन द कंट्री, इनको एज अ रिकग्निशन प्राप्त हुआ है। अब क्यों हुआ है ये भाई फर्स्ट वुमेन एलिफेंट? किया क्योंकि इन्होंने एलिफेंट्स की सिक्योरिटी के लिए काम किया है। मिटिगेटिंग का मतलब होता है कम करना, कम कम करना। मिटिगेटिंग का मतलब होता है कम करना। मिटिगेटिंग ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, जो जैसे क्या नाम है, हमारे हाथियों के जो एलिफेंट्स हैं उनका शिकार करते हैं या उनके दांतों को मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमंस की लड़ाई होती है, मारते हैं एलिफेंट को, इनके लिए इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे। पर्वती बरुआ ने पद्मश्री मिला है इनको, और ये पहली फर्स्ट वुमेन एलिफेंट महुअत के नाम से जानी जाती हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ में है हमारी निकिता मल्होत्रा। अभी निकिता मल्होत्रा न्यूज़ में क्यों है? निकिता मल्होत्रा को इस साल जो है वायुसेना मेडल मिला है, वायुसेना मेडल दिया गया है। ठीक है, ये एक स्क्वाड्रन लीडर है और ये डोर्नियर एयरक्राफ्ट की पायलट है। डोर्नियर एयरक्राफ्ट उड़ाती हैं, ठीक है, उसकी पायलट है। स्क्वाड्रन लीडर की इनकी पोस्ट है, इनकी पोस्ट जो है स्क्वाड्रन लीडर की है, और इनको वायुसेना मेडल मिला है, निकिता मल्होत्रा। ठीक है, 2024, ये 2024 का डेटा है। ठीक है, जो अवार्ड्स होते हैं वो आपको पिछले साल के मिलते हैं, पिछले साल के वर्क्स पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ में है एक जर्नल यानी आपका न्यूज़पेपर हो सकता है, जो मैगजीन हो सकता है, उसको जर्नल बोलते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है किसी चीज़ के बारे में। तो एक जर्नल बड़ा इस समय न्यूज़ में आया हुआ है, पहल। जर्नल का नाम है पहल। अभी न्यूज़ में क्यों है? इस जर्नल को इंट्रोड्यूस करा है IREDA ने। IREDA ने इसको इंट्रोड्यूस करा है, इस जर्नल को। अब आपका होमवर्क है IREDA का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, होमवर्क करिए, इससे आपका ही फ़ायदा है, आपको पता चलेगा, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस स्टैटिक जीके के पार्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो IREDA द्वारा इसको इंट्रोड्यूस करा गया है, इस जर्नल को। ये जर्नल क्या है? ये जर्नल विजिलेंस डिपार्टमेंट हाउस, ठीक है, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट हाउस है IREDA का, उसका जर्नल है। ठीक है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जो है प्राप्त देगा लोगों को। चेयरमैन एंड MD, यानी कि जो हमारे IREDA के चेयरमैन हैं, या मैं कहूँ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम है श्री प्रदीप कुमार दास। श्री प्रदीप कुमार दास जो है चेयरमैन एंड MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके? IREDA के। अगली न्यूज़ है हमारी 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। ठीक है, 2027 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा, जिसकी होस्टिंग कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा। ठीक है, छोटी सी न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स न्यूज़ में। अगली न्यूज़ है हमारी भारत GPT। ठीक है, भारत GPT की न्यूज़ है। अभी भारत GPT क्या है? भारत GPT इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसको लॉन्च करा है CoreOver.ai ने। CoreOver.ai क्या है? एक कन्वर्सेशनल AI है, यानी कि एक तरह का AI है जो आप किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ऑडियो लैंग्वेज को, रिटन लैंग्वेज को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्सेशनल यानी बातों का AI है ना। जैसे आप मान लो किसी फ्रेंच से या किसी भी फॉरेनर से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आप तो हिंदी में बोलेंगे, हम लोग इंडियंस हैं, हम हिंदी में बोलेंगे, तो या फिर इंग्लिश में भी बोलेंगे, लेकिन जैसे तमिल के लोग हैं, इन सबको इतना इंग्लिश नहीं आता है, ये अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। तो मान लो कोई तमिल है, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, तो ये जो AI है, ये इसके थ्रू, भारत GPT के थ्रू क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 ये क्या है? ये एक लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि नाटो के द्वारा करी जा रही है, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों? कि किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? नाटो। अब अगला होमवर्क आपका ये है कि आप मुझे दो चीज़ें बताएंगे। पहली, नाटो का फुल फॉर्म बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, और सेकंड, नाटो का हेडक्वार्टर बताएंगे मुझे। ये दोनों चीज़ें आप बताएंगे जो कि स्ट्रैटेजिक जीके के पार्ट
पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होमवर्क करिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी आपका जो है नॉलेज बढ़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी स्पोर्ट्स सेंटर को लेके। एक स्पोर्ट्स सेंटर जो है ओपन हो रहा है, उस स्पोर्ट्स सेंटर का नाम है हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये एक स्पोर्ट्स सेंटर का नाम है। कहाँ पर ओपन होने वाला है? असम गुवाहाटी में। ठीक है, कोलैब, कोलैब यानी कौन लोग इसको ओपन करवा रहे हैं? एक तो असम के सीएम हिमांता बिस्वा, ठीक है, इसको, और किसके संग मिलके करवा रहे हैं? अभिनव बिंद्रा। देखिए ये सीएम है, ऑब्वियसली बात है कि असम ये स्पोर्ट्स सेंटर ये नहीं चलाएंगे। अभिनव बिंद्रा हम सब जानते हैं, हमारे इंडियन शूटर हैं ये, तो अभिनव बिंद्रा के नेतृत्व में है ना, ये गाइड करेंगे स्पोर्ट्स सेंटर में लोगों को। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, तो ये दो लोग कोलैब करके इस स्पोर्ट्स सेंटर को खुलवा रहे हैं। अगली न्यूज़ में है हमारे GMVI, ये 2024 के टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट के क्या बने हैं? विनर बने हैं। ठीक है, एक छोटा सा है नाम। अगला न्यूज़ में है नाम हमारा प्रीशा चक्रवर्ती का। प्रीशा चक्रवर्ती एक स्टूडेंट लिस्ट में अपना नाम बना लिया है इन्होंने, वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट लिस्ट, वर्ल्ड के सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट लिस्ट में इनका नाम आ चुका है प्रीशा चक्रवर्ती का। ये जो वर्ल्ड की ब्राइटेस्ट स्टूडेंट लिस्ट कौन निकालता है, कौन अनाउंस करता है? ये अनाउंस करते हैं जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ। ठीक है, इन्होंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें प्रीशा चक्रवर्ती का नाम आया है। तो और ये एक इंडियन अमेरिकन जो है बच्ची है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया से है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नाम। ठीक, प्रीशा चक्रवर्ती, ये नाम ध्यान रखेंगे। अगली न्यूज़ है हमारी विश्वकर्मा अवार्ड। विश्वकर्मा अवार्ड आए हैं, अनाउंस हुए हैं, जिसमें IIT गुवाहाटी के जो स्कॉलर्स हैं उनको अवार्ड करा गया है। किस कैटेगरी में? बेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन। IIT गुवाहाटी स्कॉलर्स को विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है। किस कैटेगरी में दिया गया है? बेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन। इनका प्रोडक्ट का नाम है आर सैम प्रो। आर सैम प्रो। अब ये आर सैम प्रो क्या है? ये एक वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस है ना, वाटर की क्वालिटी बताएगा कि वाटर कितना साफ़ है, कितना गंदा है ना, ज़रूरी चीज़ें बताएगा। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? IIT गुवाहाटी के स्कॉलर्स द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट न्यूज़ है हमारी काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में है, क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर, पहली बात तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? असम में है। ये क्यों न्यूज़ में आ गया है? क्योंकि वहाँ पर एक गोल्डन टाइगर को स्पॉट करा गया है, यानी एक गोल्डन टाइगर टहलते हुए दिख गया है, उसका फोटो लिया गया है, आप देख सकते हैं नेट पे जाकर। तो इसलिए ये पार्क जो है न्यूज़ में आ गया है। ठीक है, तो आज की न्यूज़ यही है, मिलते हैं अगले दिन की न्यूज़ पे।